सियासत में जुबानी जंग तो चलती रहती है। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, आज झारखंड में वोटिंग चल रही है, महाराष्ट्र में 20 तारीख को मतदान होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां इस वक्त बेहद एग्रेसिव मोड में हैं। इस चुनाव में एक नारा ऐसा है जिसके कई वर्जन अब तक सामने आ चुके हैं। आज से 2 महीने पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। उसके बाद अलग अलग नेताओं ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, इस तरह के कई सारे नारे। हालांकि बात यही नहीं रुकी, बात निकली और अब बहुत दूर तक जा चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो फ्लो में सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना इसी नारे के आधार पर आतंकियों से कर दी। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जिससे कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। अब इसी चुनावी जंग में सियासी रंग बदल चुका है, राजनीति में रजाकार की एंट्री हो चुकी है और देखते ही देखते एक और नए सियासी अध्याय की शुरुआत हो गई। वो सियासी अध्याय क्या है, इस पूरे बुलेटिन में आपको समझाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र इलेक्शन में कैसे रजाकार एपिसोड की एंट्री हुई, आप ये समझिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को रजाकारों की याद दिलाई। वो कह रहे हैं कि गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, आपके गांव को रजाकारों ने जला दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को याद दिलाया। योगी आदित्यनाथ ने कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को रजाकारों की याद दिलाई, कैसे उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, इस बात का जिक्र कैसे किया योगी आदित्यनाथ ने और इस बयान से कैसे कांग्रेस को फिर से फंसाया है, वो आपको सुना। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी जंग छिड़ गई तो किसने क्या कहा, अभी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। खड़गे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले ये जानिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही बयान दिया तो उसके बाद बयानों का सिलसिला लंबा होता चला गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं ऊपर से साधु का भेष धारण किया है। योगी आदित्यनाथ कहा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि निजाम के रजाकारों ने खड़गे जी का घर जला दिया। खड़गे ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुंह में राम और बगल में छुरी है। योगी आदित्यनाथ कैसे पलटवार क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वोट बैंक की खातिर परिवार का बलिदान भूल गए। खड़गे ने कहा था साधु संत तो सभी के लिए होते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण पॉलिटिक्स ही सर्वोपरि। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर योगी नेता हैं तो सफेद कपड़े पहने। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक योगी के लिए तो देश सर्वोपरि होता है, सियासत बाद में होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये कहा कि गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो पॉलिटिक्स छोड़ दें योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी इतिहास को झुठलाने का काम कर रही है। फिर खड़गे ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये तो आतंकियों की भाषा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए सच्चाई नहीं बोलना चाहते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि कोई साधु इस तरह का बयान नहीं देता। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखना जरूरी है, यानी कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे योगी आदित्यनाथ को आतंकी बता रहे हैं, दहशतगर्द बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप याद कीजिए कि रजाकारों ने कैसे आपके परिवार के साथ निर्ममता की। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा क्या कहा था कि योगी आदित्यनाथ को इस तरह से पलटवार करना पड़ा? आखिर खड़गे ने क्यों योगी को राजनीति से संन्यास लेने की नसीहत तक दे दी थी? अब वो बयान आपको सुना। क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है।
नाक बंद का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना। वैसे नेता सफेद कलर के ही कपड़े पहनेगा, ये भी अपने तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिभाषित कर दिया। खैर, खड़गे ने योगी को राजनीति से संन्यास लेने के बारे में नसीहत दी, तो योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किस तरह से किया, आप ये आपको बताते हैं। लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम, लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग कैसे तेज हो गई है, ये आपने देखा। 1-on-1 का पलटवार है। जिस भाषा में मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठाते हैं, तकरीबन उसी भाषा में जवाब देने की कोशिश, उसी आक्रामकता के साथ जवाब देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ करते हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार और उनके गांव की बात की। रजाकारों का जिक्र इस दौरान उन्होंने किया था। खुद खड़गे भी अपने इस दर्द को बयां कर चुके हैं, हालांकि उन्होंने कभी पूरी बात नहीं बताई। तो आप सोचेंगे कि पूरी कहानी क्या है, क्यों योगी आदित्यनाथ मल्लिकार्जुन खड़गे को रजाकारों की याद दिला रहे हैं। तो आपको ये पूरी कहानी बताते हैं, आपको समझाते हैं कि वो पूरी कहानी क्या है। ये कहानी खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे बता चुके हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म आजादी से पहले 1942 में हुआ था। उनका जन्म हुआ था कर्नाटक के बीदर जिले में। यहीं से वो आगे बढ़े और उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत की। छोटे से गांव वराबट्टी में एक दलित परिवार में मल्लिकार्जुन खड़गे जन्मे थे। उस वक्त हैदराबाद रियासत के तहत ही आता था। कर्नाटक और बाकी अन्य राज्यों के कई हिस्से भी इसी में आते थे। आजादी के वक्त हैदराबाद रियासत के निजाम ने हैदराबाद के लोगों से या तो पाकिस्तान में चले जाने को कहा था, या फिर उनकी मांग थी कि मुस्लिम राज्य इसे बना दिया जाए। हैदराबाद रियासत के निजाम किसी भी हालत में भारत के साथ नहीं आना चाहते। हैदराबाद को भारतीय शासन के तहत लाने के लिए एक सैन्य ऑपरेशन भी चलाया गया था, और फिर उसके बाद सैन्य ऑपरेशन पोलो चलाया गया। तो जो तमाम रजाकार थे वो घुटनों पर आए, और फिर उसके बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। ऑपरेशन पोलो का विरोध करते हुए रजाकारों ने गांव पर हमला करना शुरू कर दिया था। इसमें कई घरों को लूटकर उसमें आग लगा दी गई थी। रजाकार हैदराबाद की निजाम की निजी सेना थी, जिन्होंने निजामों के खिलाफ आजादी के लिए लड़ रहे सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
जब हैदराबाद में रजाकारों ने मारकाट मचाई तो उस हिंसा की चपेट में मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार भी आ गया। साल 1948 में मल्लिकार्जुन खड़गे तो सिर्फ 6 साल के थे। उनके घरों पर रजाकारों ने हमला कर दिया था। उनकी मां, उनकी बहन, सोचिए निर्ममता के साथ उन रजाकारों ने जिंदा जला दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के पिता अपने परिवार को बचा नहीं पाए, लेकिन बामुश्किलात इस हिंसा में मल्लिकार्जुन खड़गे बच गए थे। उनकी उम्र थी 6 साल तक। लेकिन आज जब वो रजाकारों के बारे में जिक्र नहीं करते हैं, आज जब वो रजाकारों पर नहीं बोलते, तो योगी आदित्यनाथ सवाल उठाते हैं ये याद दिलाते हुए कि आपकी माता, आपकी बहन को रजाकारों ने जला दिया था। और आज कांग्रेस अगर नहीं कहती उनके बारे में कुछ, तो योगी आदित्यनाथ इसके पीछे की वजह बताते हैं तुष्टीकरण की सियासत। खड़गे ने इस पर तो जिक्र नहीं किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिक्र कर दिया। खड़गे का घर जलाया किसने, उसकी कहानी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से खोल कर रखी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि खुद खड़गे भी अपना ये दर्दनाक किस्सा बयां कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को अपनी कहानी का वो हिस्सा नहीं बताया कि आखिर वो कौन था जिसने उनके घर को दंगों की आग में झोंका था। जरा वो किस्सा देखिए। मैं अकेला था। मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी मां मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया, क्योंकि वो घर जला दिया गया एक जमाने में। वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता, लेकिन जल गया, सब लोग मर गए। विधानसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन एक नई जुबानी जंग देखने को मिल रही है। पहले फडणवीस बनाम ओवैसी की जुबानी जंग, और अब इसके दूसरे अध्याय में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की जुबानी जंग अब और ज्यादा तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी की तुलना आतंकियों से कर दी, उनके गेरुए कपड़े पर सवाल खड़े कर दिए, उनके राजनीतिक जो इच्छाएं हैं उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए, तो उसी के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी खड़गे पर पलटवार करते हुए हैदराबाद के निजाम तक का जिक्र कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर खड़गे को चुनौती दी है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका वो खुलासा करें, वोट बैंक की राजनीति के लिए वो चुप ना रहें। खड़गे के परिवार के साथ हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जो कुछ जुल्म किया, उन्हें जो आग के हवाले कर दिया, जिंदा जला दिया, इसको लेकर के खड़गे आखिर जनता को क्यों नहीं बोलते। ऐसे में इस जुबानी जंग के बाद सवाल ये खड़े हो गए हैं कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं? क्या खड़गे जो है उन्होंने खुद ही सेल्फ गोल कर दिया है? क्या योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चेकमेट कर दिया है? आखिर इस बयान का अब महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या वाकई में जो मुस्लिम वोट बैंक हैं वो अब कांग्रेस से छुटकेंगे? क्या एक हैं तो नेक हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा और ज्यादा अब तूल पकड़ेगा? देखना यह भी होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इस जुबानी जंग में अब अगला क्या मोड़ लेते हैं। क्या वो वाकई में कोई इस पे स्पष्टीकरण या नया बयान देते हैं, या फिर वो अपनी हार मानते हुए चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस जुबानी जंग ने कई सारे समीकरण बदल दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नवभारत। कुल मिलाकर हालत यह है कि रजाकार जिस शब्द का इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं कर पाए, वो शब्द अब महाराष्ट्र की सियासत में गूंज रहा है। और आलम यह है कि चुनावी लड़ाई मराठा वर्सेस रजाकार पर आती हुई दिख रही है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि रजाकार थे कौन, करते क्या थे, और वो जो करते थे वो करते क्यों थे? तो हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हैदराबाद निजाम की ताकत थे रजाकार। एक तरीके से आप इसे आर्म्ड फोर्सेस कह लीजिए। यह आम लोगों से ही मिलकर बनी एक मिलिट्री थी। हथियार चलाने का प्रशिक्षण कुछ लोगों को मिला हुआ था। इनका मकसद था हैदराबाद को मुस्लिम देश बनाना, यानी कि भारत से अलग करके एक अलग राष्ट्र मुस्लिम बना देना। यह रजाकारों की कोशिश थी, यह निजाम की कोशिश थी। लोगों को उस दौरान जबरन फोर्स में शामिल करवाया जाता था। जो शामिल नहीं होते थे उनके साथ मारकाट की जाती थी, कईयों के धर्मांतरण कर दिए जाते थे। लोगों पर दबाव बनाती थी रजाकार आर्मी कि वो इस्लाम धर्म अपना ले। जो इनकार कर देता था, जो मना कर देता था कि नहीं साहब हमें नहीं आना, उनकी हत्या करवा दी जाती थी। बताया जाता है कि रजाकार वो लोग हैं जो हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया करते थे, हिंदू महिलाओं से जबरन निकाह करते थे, जन्मे बच्चे रजाकारों की संतान कहलाते थे। कुल मिलाकर एक लाइन में कहें तो ये रजाकार वो थे जो बर्बरता की सारी हदें पार कर दिया करते, और वो तब किया करते जब हैदराबाद के अंदर 80% हिंदू आबादी थी। ये तब किया करते थे। हालांकि बाद में जब भारत सरकार ने इन रजाकारों के खिलाफ एक्शन लिया तो ये घुटनों पर आए।
और इन्होंने सरेंडर कर दिया और उसके बाद हैदराबाद आज भारत का हिस्सा। लेकिन यह पहला मौका नहीं जब रजाकारों के जुल्मों सितम की कहानी इस तरह से सामने आई। मई 2024 में जब पीएम नरेंद्र मोदी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने गए थे तो उन्होंने रजाकार टैक्स का जिक्र किया था और उस दौरान भी उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा था। देखिए, तेलंगाना में जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से RRR टैक्स की भी बहुत चर्चा है। एक आर तेलंगाना का और एक आर दिल्ली का, इन्होंने मिलकर हैदराबाद को, तेलंगाना को ATM बना दिया है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन RRR टैक्स पर यहां के मुख्यमंत्री खुद सफाई दे रहे हैं। साथियों, यहां हैदराबाद में तो RRR टैक्स का बोझ आपको उठाना पड़ता है। यहां एक आर रजाकार का भी है। ये रजाकार टैक्स कैसे काम करता है, ये ओल्ड हैदराबाद में दिखता है। कांग्रेस BRS के समर्थन वाली मजलिस के सांसद वहां लंबे अरसे से है, लेकिन वहां बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। साथियों, हैदराबाद में हर साल बारिश में चारों तरफ पानी भर जाता है, लेकिन BRS हो या कांग्रेस, किसी ने भी आपकी परेशानियों को नहीं समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातों बातों में असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा था, लेकिन ओवैसी ने भी मई 2024 में इस पर अपनी सफाई दे दी। ओवैसी ने उस दौरान कहा था कि जो रजाकार थे वो पाकिस्तान जा चुके हैं और जो वफादार हैं वो अभी भी हिंदुस्तान में। सुनिए, इनको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आपके सामने बैठे हैं। ये हमेशा आप कहते हैं। नहीं, बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। रजाकार भाग गए देश को छोड़ के। हमारा रजाकारों से क्या लेना देना, रजाकार से क्या लेना देना मेरा। जब लोग इस बात करते हैं हैदराबाद के आइडियोलॉजी ऑफ रजाकार, नहीं, जब लोग बात करते हैं पुलिस एक्शन की, तो उनको चाहिए कि नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में जाकर पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट पढ़े। पंडित सुंदरलाल उस जमाने के बहुत बड़े नेता थे, अ मैन ऑफ ह्यूज इंटीग्रिटी। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा पढ़ तो लो, उसके बाद तुम हमको गाली दो। इस जनरल JN चौधरी साहब के एरिया में था पूरा हैदराबाद स्टेट, कोई बाहर का आदमी आ नहीं सकता था। उन्होंने पूरे हैदराबाद स्टेट में हर जगह जाकर उस रिपोर्ट को तैयार किया। उस रिपोर्ट को पढ़ लो, उसके बाद बात करो। और रजाकार से जोड़ना क्या मतलब हमारा, हमको क्या करना है लोगों से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है लोगों से। तो ये बात तो साफ है कि रजाकार वाला चैप्टर महाराष्ट्र चुनाव के लिए कोई नया नहीं। इससे पहले भी चुनावों के दौरान ये उठता रहा है। किसी ने इस पर वार किए, किसी ने पलटवार किए, तो किसी ने सफाई। लेकिन मौजूदा समय की स्थिति ये कि रजाकार वाला चैप्टर महाराष्ट्र चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा परिवार रजाकारों का शिकार हुआ, उनकी क्रूरता का शिकार हुआ, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद अपनी आंखों से देखा, तो वो इस बात को लेकर इतनी दबी जुबान में बात क्यों कर। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान उनकी आप बीती से मेल क्यों नहीं खाते और इस बात को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। अब आपको ये सारी थ्योरी डिटेल में बताते हैं। खड़गे ने यह नहीं बताया कि घर किसने जलाया। रजाकारों के खिलाफ उन्होंने चुप्पी साधी। सवालों में रजाकारों पर हमला किया। कांग्रेसी विचारधारा अब इसी के चलते सवालों में है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी आप बीती में रजाकारों का नाम क्यों छुपा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया जो सवाल बीजेपी की ओर से या योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाए। सवाल वही है कि क्या रजाकार राजनीति से वोट बैंक हो जाने का डर कांग्रेस पार्टी को, योगी पर पलटवार ना करना क्या कांग्रेस पार्टी की आज राजनीतिक मजबूरी है कि कहीं भाई कुछ कह दिया रजाकारों के बारे में, समर्थन में कहा तो इधर से कहे, विरोध में कहा तो उधर से कहे, तो क्या ये राजनीतिक मजबूरी बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। विचारधारा के दबाव में खड़गे क्या कुछ नहीं बोल पा रहे। महाराष्ट्र इलेक्शन में वोट शिफ्ट होने का डर है क्या कांग्रेस पार्टी। सवाल यह भी कि क्या बटेंगे तो कटेंगे का विरोध करके
मल्लिकार्जुन खड़गे फंस गए क्या? विपक्ष लगातार इस पर काट ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उस पर नए जुमले या नए नारे सामने लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे फंस गए? देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के बलिदान का जिक्र कर लगता है उनकी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है। शायद इसीलिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरी कांग्रेस खामोश है। सीएम ने आरोप लगाया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने परिवार के बलिदान का जिक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि इससे मुस्लिम वोट कट जाएगा। सीएम के इस बयान के बाद से ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने और ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर लगता है बैकफुट पर है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अभी भी अपने नेता राहुल गांधी के लाइन का इंतजार कर रही है, लेकिन कांग्रेस की ये खामोशी बीजेपी को मुनाफा पहुंचा रही है। इसीलिए बीजेपी लगातार महाराष्ट्र चुनाव में इस बात का जिक्र कर रही है। खुद सीएम योगी मंचों से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने परिवार के बलिदान का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको मुस्लिम वोटर्स के खिसकने का डर सता रहा है। अब चलिए, आपने इतनी बातें जान ली तो आपको हैदराबाद की भी पूरी कहानी बता दें। निजाम ने उसे एक अलग मुल्क बनाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन सरदार पटेल ने सही वक्त पर पूरी बाजी को पलट दिया। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश को जोड़े रखने के लिए कई पहल की, उसमें से एक पहल ये भी थी। आजादी के बाद निजाम का भारत के साथ आने से इनकार था। हैदराबाद का भारत में विलय हो, इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी निजाम और भारत सरकार के बीच। लायक अली को हैदराबाद का प्रधानमंत्री बना दिया गया। हैदराबाद के निजाम ने संधि का उल्लंघन किया था। ऐसा करके भारत को सूचना दिए बगैर पाकिस्तान को कर्ज भी हैदराबाद ने दे दिया था। मतलब पाकिस्तान की तरफ वो निजाम कितना झुका हुआ था, आप इससे समझ सकते। मई 1948 के बाद से हैदराबाद में हालात तेजी से बिगड़े। रजाकारों ने गंगापुर स्टेशन में ट्रेन पर हमला कर दिया था। ट्रेन के मुसाफिरों से लूटपाट की गई और लोगों को बुरी तरह से पीटा गया था। भारत सरकार ने रजाकारों के हमलों को गंभीर बताया। इसके बाद हैदराबाद के हालात पर एक व्हाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र जारी किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद पर कार्रवाई करने को कहा था। पहले गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होगी। पटेल ने हैदराबाद को भारत के पेट का कैंसर बताया था। 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद के खिलाफ फिर एक्शन की शुरुआत हुई। सेना ने कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया था और कुल 5 दिन लगे थे, जिसके बाद निजाम उस्मान अली को हार माननी पड़ी। हार के बाद हैदराबाद की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। हैदराबाद का भारत में विलय करने की घोषणा कर दी गई। साल 1950 में हैदराबाद भारत का एक हिस्सा बन गया, लेकिन पुरजोर कोशिश की गई थी निजाम की ओर से कि हैदराबाद को अलग किया जाए। कोशिश ये थी कि पाकिस्तान का सहयोग लेकर एक अलग मुस्लिम मुल्क बना लिया जाए, लेकिन वो पाकिस्तान जो पहले कई बार पिट चुका है, वो वहां पर कैसे हैदराबाद का साथ दे सकता था। और वहां पर भी वही हुआ जो पाकिस्तान को बार बार घुटनों पर आना पड़ा। निजाम भी घुटने पर आया और आखिरकार हैदराबाद भारत में मिल गया। योगी आदित्यनाथ का कटेंगे तो बटेंगे का नारा महाराष्ट्र की सियासत में भी हड़कंप मचा रहा है। जहां इसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक आतंकी भाषा करार दिया, तो वहीं अजित पवार ने इसे महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला फॉर्मूला भी बताया है। लेकिन साफ तौर पर कटेंगे और बटेंगे के नारे के बाद ही महाराष्ट्र के अंदर सियासत अल्पसंख्यकों की तरफ झुकती चली जा रही है। और आखिर कौन कटेगा, कौन बटेगा, कहां पर बटकर वोट बैंक चलेगा, इन सारी चीजों पर राजनीति आगे बढ़ रही है। और महाराष्ट्र में भी इसका एक असर बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा, क्योंकि साफ तौर पर बटेंगे और कटेंगे पर छोटे से बड़े हर एक नेता की प्रतिक्रिया है। सोशल मीडिया पर ये वायरल है और जनता के बीच में भी बटेंगे और कटेंगे का नारा काफी तेजी से गूंज रहा है, जहां पर साफ तौर पर लोग न बटकर एक रहने की बातों पर भी तवज्जो देते नजर आ रहे हैं।